हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर सत्येंद्र सिंह। पिछले लेक्चर में हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ी थी और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, उसमें हेनरीज लॉ भी पढ़ लिया था हमने। आज बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यानी जब हमारे सॉल्यूट गैस फॉर्म में है उसको लिक्विड में डिजोल्व करना है तो वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। और जब सॉल्यूट हमारा सॉलिड है उसको लिक्विड में डिजोल्व करना है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या है, सॉलिड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो दो स्टेप्स बने हमारे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, उस पर हेनरीज लॉ लगा। एक बार हेनरीज लॉ रिपीट कर देते हैं क्या होता है। हेनरीज लॉ ने यही बताया कि गैस की सॉल्युबिलिटी गैस पर यानी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में गैस पर लगे पार्शियली प्रेशर के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। यानी कोई भी गैस लिक्विड में उतनी ही सॉल्युबल होगी जितना उस पर ऊपर से पार्शियल प्रेशर लगता है। तो अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, सॉल्युबिलिटी फैक्टर्स। तो पहले क्या है हमारा, सॉल्युबिलिटी ऑफ solubility of solid in liquid। solubility of solid in liquid, ठीक है। इसके भी फैक्टर्स, तो फैक्टर देखते हैं। सबसे पहले फैक्टर है क्या, नंबर फर्स्ट, यानी इसे कहते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। पहले ये हेडिंग है हमारी, फैक्टर्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ये तो हमारा हेडिंग होगी मेन टॉपिक। ठीक, अब फैक्टर्स ऑफ सॉल्युबिलिटी हमारे क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। यानी सॉल्युबिलिटी फैक्टर्स क्या होते हैं, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और सेकंड होता है टेम्परेचर। तो पहले बात करते हैं नेचर ऑफ, फर्स्ट हेडिंग है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी अगर हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करें उसको, तो डिपेंड करता है सॉल्यूट की नेचर क्या है और सॉल्वेंट की नेचर क्या है। ठीक है, तो नेचर पे देखिए कैसे सॉल्युबिलिटी निकलती है। पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट, और इसमें हम पोलर की सॉल्यूट मिलाते हैं, पोलर सॉल्यूट। ठीक है, इसमें क्या है, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल कब होगा, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी सॉल्यूट की। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, या रीजन हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आता है। देखो पोलर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट की भी नेचर कैसी है, पोलर, और सॉल्वेंट की भी नेचर कैसी है, पोलर। जैसे एग्जांपल, पोलर सॉल्वेंट में हमने ले लिया H2, और पोलर सॉल्यूट में ले लिया हमने NaCl या HCl, NaCl ले लिया। तो देखिए आपने वैलेंसी में पढ़ा होगा लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है, जब कैटायन और एनायन गैसीय फॉर्म में आपस में जुड़ करके सॉलिड का एक मोल बनाते हैं, और उसके बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो लैटिस एनर्जी होती है। लैटिस एनर्जी जिस आयनिक कंपाउंड की जितनी अधिक होगी, आयनिक कंपाउंड उतना स्ट्रांग होगा। लैटिस एनर्जी काम क्या, दोनों आयनों को क्या करना, बांध के रखना। तो लैटिस एनर्जी काम है दोनों कैटायंस और एनायंस को क्रिस्टल के अंदर उनको स्ट्रांगली बांध के रखना। अब आते हैं पोलर सॉल्वेंट। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि
वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट में सबसे ज़्यादा होता है। मोस्टली ज़्यादातर जितने भी पोलर सॉल्वेंट हैं, पोलर सॉल्यूट हैं, आयनिक कंपाउंड है, वो इसमें सॉल्युबल घुल जाते हैं। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक फोर्स है। फोर्स क्या है? जो डिफरेंट चार्ज को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव यानी वाटर मॉलिक्यूल का जो फोर्स है, उसके जो चार्ज हैं, वो अपोजिट चार्ज को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं अपनी ओर खींचने के लिए। मान लो वाटर का क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो दूसरे के नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, उस पर खींचने के लिए क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। उसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स का काम है आयनों को अलग करना, और लैटिस एनर्जी का काम क्या है, दोनों आयनों को जोड़ के रखना। तो दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। लैटिस एनर्जी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। लैटिस एनर्जी अब देखिए, जब हम NaCl को वाटर में डालते हैं, ठीक है, अब देखिए डिपेंड करता है NaCl, इसमें जो अगर NaCl वाटर के अंदर कुछ ऐसे आयन कंपाउंड भी होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। अब वो क्यों नहीं होते, जबकि ये तो आयन कंपाउंड सॉल्युबल हो जाने चाहिए। तो रीजन क्या है? अब मान लीजिए कि इसकी तो लैटिस एनर्जी, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो इसका तो क्या काम करेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स। और इसमें क्या काम करेगी, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी इसमें, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी आपने बोर-हेवर साइकिल में पढ़ी होगी, और एक लेक्चर में बोर-हेवर साइकिल इसको कराएंगे, और भी कई पजल्स रूल्स वगैरह वो सब बताएंगे, उसके लिए अलग से एक लेक्चर बनेंगे। अब फिलहाल लैटिस एनर्जी मैं आपको सिंपली बता दी है, क्या है, कैटायंस और एनायंस को जोड़ने में सॉलिड का जो एक मोल बनेगा, उसके बनने में एनर्जी जो रिलीज होगी जितनी, वो लैटिस एनर्जी होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम क्या है, अपोजिट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स लग रहा है उसको उसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स। तो देखिए अब लैटिस एनर्जी क्या करिए, आयनों को बांध रही है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काम क्या, आयनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, खींचना। तो जब लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स ऑफ H2O, यानी लैटिस एनर्जी अगर H2O के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से ज्यादा है, तो वो आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फोर्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स लैटिस एनर्जी से ज़्यादा है, तो फिर वो क्या होगा, वो आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। तो NaCl की लैटिस एनर्जी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी H2O के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से कम है, इसलिए NaCl क्या है, वाटर में सॉल्युबल है। तो अब देखिए वो डिपेंड करता है पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्यूट, यानी जब दोनों पोलर हैं तो क्या होगा, दोनों की मॉलिक्यूल्स में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो आसानी से उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। कैसे सॉल्युबल होता है उसको देखते हैं, देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया, H2O NaCl ये पोलर सॉल्वेंट है, ये पोलर सॉल्यूट है, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट कांस्टेंट फोर्स सबसे ज्यादा है सॉल्वेंट में। तो ये सारे आयनिक कंपाउंड मोस्टली जिनकी लैटिस एनर्जी से कम है, वो सारे इसमें सॉल्युबल हैं। अब देखिए कैसे इसको डिसॉल्व करता है, उसको देखते हैं। ये NaCl का क्रिस्टल ले लिया हमने। NaCl के क्रिस्टल में जो आयंस होते हैं वो ऐसे अरेंज होते हैं, ऐसे अरेंज है। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये क्या, क्रिस्टल ऑफ NaCl, क्रिस्टल ऑफ NaCl, ठीक है। इसमें पॉजिटिव क्या है, Na पॉजिटिव है, और जो नेगेटिव है वो Cl नेगेटिव है। तो क्रिस्टल में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ऐसे आपस में अरेंज होते हैं क्रिस्टल के अंदर। अब जब हम इसको वाटर में डालते हैं, जब इसको वाटर में डालेंगे तो वाटर का जो क्या होगा, वाटर का जो डिफरेंट चार्ज होगा वो क्या करेगा, इसको अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। तो कैसे अट्रैक्ट करता है, देखो
पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। नहीं, इधर सॉरी, इधर आएगा नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, सब ये पॉजिटिव वाले को कौन गिरेंगे, नेगेटिव, और इधर आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ भी आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो जब हमने NaCl क्रिस्टल को वाटर में डाला तो वाटर ने क्या करा, उसके क्रिस्टल के आयन को, पॉजिटिव आयन को H2O के किसने, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ने चारों तरफ से घेर लिया। जैसा कि ये नेगेटिव क्या है, OH नेगेटिव होगा, और ये क्या है, H पॉजिटिव होगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो जो अब वाटर में क्या, दो पोल, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल है। तो नेगेटिव पोल क्या करेगा, क्रिस्टल के कैटायन को चारों तरफ से घेर लेगा, और उस पर क्या लगा रहा हो, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, यानी पॉजिटिव वाले आयंस को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। जब वो अट्रैक्ट करेगा तो दोनों में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगा, तो ये वाला जो कैटायन है क्रिस्टल का, वो इस क्रिस्टल में से निकल के कहाँ चला जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा। ऐसे ही इस वाले कैटायन को फिर एनायन घेरेंगे, जैसे यहाँ पे और बना लेते हैं, जैसे ये बना दिया, ये वाला आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इसको कौन लिख लेंगे, इसको पॉजिटिव वाले आयन लिख लेंगे, इसको वाटर पोल। ये तो ये क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव। तो ये कंडीशन होती है कि NaCl के क्रिस्टल में जो कैटायन आयनाइन होते हैं वाटर के अपोजिट पोल द्वारा, यानी अपोजिट सिरे द्वारा वो घेर लिए जाते हैं, और उस पर वाटर का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगने के कारण क्रिस्टल में से कैटायन और एनायन वहां से निकल के सॉल्यूशन में आते रहते हैं, और ऐसे NaCl पूरा क्या हो जाता है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, वही फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। अब क्योंकि यहाँ पे वाटर का फोर्स इसके क्या है, लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, इसलिए उसके फोर्स, उसकी पावर ज्यादा है खींचने की, इसलिए कैटायन आयन को धीरे धीरे सबको निकालता रहेगा, और सारे कैटायन आयन कहाँ चले जाएंगे, सॉल्यूशन में। इसलिए NaCl सॉल्युबल है इन वाटर। ठीक है, तो पोलर सॉल्यूट और पोलर सॉल्वेंट। अब ये कैसे आ जाएगा, सॉल्यूशन में जाएगा, तो ये कैसे बन जाएगा, मान लीजिए पॉजिटिव आ गया NaCl क्रिस्टल, अब ये चारों तरफ से इसको वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेते हैं सॉल्यूशन में, ऐसे इसको घेर लेंगे, तो ये आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स ने NaCl के आयन को क्या करा, चारों तरफ से घेर लिया, इस ये सॉल्युबल हो गया। ठीक है, ऐसे बिल्कुल एनायन आ जाएगा, और वाटर के पॉजिटिव सिरों द्वारा वो भी घेर लिया जाएगा। ठीक है, ये तो पोलर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देखा। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो दूसरे पे आते हैं, नेचर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हुआ, दूसरा है देखो इसी में भी नॉन पोलर, यानी एक और देख लेते हैं, पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्यूट। पोलर सॉल्यूट ऐसे ही नॉन पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट और प्लस नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये A मान लिया, ये B मान लिया और ये C मान लिया। तो देखिए ये है, यानी अगर देखिए सॉलिड सॉल्यूट सॉल्वेंट पे कब डिसॉल्व होगा, जब पोलर सॉल्वेंट होगा, पोलर सॉल्यूट होगा, जैसे H2O प्लस NaCl, ये HCl, NaCl की HCl भी आ जाएगा। अब आते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्यूट, यानी सॉल्युबल होने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट की सेम नेचर होनी चाहिए। कहीं कहीं पे सेम नेचर नहीं है, फिर भी डिसॉल्व हो जाता है, क्यों होता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट समझ में आ गए, दोनों की नेचर सेम है, इसलिए वो सॉल्युबल है।
अब नॉन पोलर सॉल्वेंट दोनों की नेचर सेम है, दोनों क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हैं। जैसे इसमें तो आ गया आपका पोलर सॉल्वेंट में H2 आ गए, इसमें पोलर सॉल्वेंट में NaCl आ गए। नॉन पोलर सॉल्वेंट में जैसे मान लो हमने बेंजीन है और इसमें ले लिया हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या ले लिया, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए अगर मान लीजिए मैं इनको चेंज कर दूं तो सॉल्युबल होगा या नहीं होगा वो भी देखते हैं। देखो H2 में NaCl सॉल्युबल है, कोई लैटिस एनर्जी डायरेक्ट कांस्टेंट फोर्स के कारण और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर मैं NaCl को बेंजीन में डालूं तो सॉल्युबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों की नेचर क्या है, डिफरेंट हो जाएगी। CCl4 को H2 में डाल दो सॉल्युबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों की नेचर क्या है, डिफरेंट है। तो सॉल्युबल होने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ताकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सके और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसके अंदर जो आयंस है वो उसमें से अलग होकर के सॉल्यूशन में आ जाएंगे। पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट, यहाँ तो दोनों की नेचर डिफरेंट है फिर भी सॉल्युबल होता है, क्यों, यहाँ पे मेन रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मान लो पोलर सॉल्वेंट है और इसमें आप नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐसा डाल रहे हैं जो वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो वो सॉल्युबल हो जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन। इसे कहते हैं डिसॉल्यूशन ड्यू टू हाइड्रोजन। तो ये ध्यान रखना, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को कहते हैं डिसॉल्यूशन ड्यू टू सॉल्वेशन। चला था डिसॉल्यूशन ड्यू टू सॉल्वेशन, यानी सॉल्वेंट की नेचर और सॉल्यूट की नेचर पे। तो पोलर सॉल्वेंट जैसे देखो मान लो H2 है पोलर सॉल्वेंट और मैंने इसमें नॉन पोलर ले लिया शुगर ले ली C12H22O11, या और कौन कौन सा आ सकते हैं, ग्लूकोज आ जाएगा C6H12O6, या और क्या आ जाएगा, यूरिया आ जाएगा NH2CONH2। ये क्या है, नॉन पोलर होते हुए वाटर में सॉल्युबल है, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल से, ये वाले ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया वाटर मॉलिक्यूल से क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल इनमें किसी एक से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण क्या होगा, उसके अंदर जैसे मान लीजिए हम सुक्रोज है तो सुक्रोज का हमने क्या लिया, क्रिस्टल लिया, क्रिस्टल में अब सुक्रोज में क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और H2 होगा, H पॉजिटिव, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण जैसे ये सुक्रोज है, ये सुक्रोज और ये वाटर है, तो दोनों के बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बनेगा। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो अभी मैंने बताया था कि उसका क्या होता है, डायरेक्ट कांस्टेंट वाटर का ज्यादा होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण H2 क्या करेगा, क्रिस्टल में से शुगर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, निकालना है, यानी उसमें से अलग करना शुरू कर देगा। तो उसके क्रिस्टल में से शुगर मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे बाहर आते रहेंगे और सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते रहेंगे, और वो मॉलिक्यूल्स वो वाटर मॉलिक्यूल्स द्वारा क्या करेंगे, घेर लिए जाते हैं। तो देखिए कैसे बॉन्ड बनता है इसमें, ये देखते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स, और इसमें देखो जैसे मैंने लिया शुगर, ये है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक किसका, शुगर मॉलिक्यूल है, शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल में क्या OH ग्रुप, तो इसमें इसकी क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी बहुत ज्यादा, तो सारे इलेक्ट्रॉन किसको आ जाएंगे, ऑक्सीजन की ओर। तो यहाँ आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। अब इसमें वाटर मिलाते हैं तो वाटर का फॉर्मूला है H2O, तो वाटर में भी पार्शियली नेचर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, जब हमने शुगर मॉलिक्यूल को वाटर में डाला तो वो नॉन पोलर होते भी क्यों डिसॉल्व हो गए, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की नेचर होती है। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या, वाटर मॉलिक्यूल, ये है वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो इसमें ये वाला नेगेटिव सिरा पॉजिटिव वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इनमें क्या होगा, नेगेटिव वाला सिरा पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों के नेगेटिव चार्ज के बीच, पार्शियली नेगेटिव चार्ज के बीच क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी एक वीक फोर्स लगेगा, और वीक फोर्स होने के कारण दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, इसे कहते हैं एसोसिएट होना। तो ये कैसे बनेगा, देखो ये शुगर मॉलिक्यूल का OH ग्रुप हो गया,
अब इनके बीच में ये बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड और ये बन जाएगा H, ये बन जाएगा OH और ये क्या कहलाएगा इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण शुगर यानी सुक्रोज, ग्लूकोज और यूरिया वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये हुआ, इसे कहते हैं, इस नेचर को कहते हैं डिसॉल्यूशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, और पहले वाला था डिसॉल्यूशन ड्यू टू सॉल्वेशन। तो ये हुआ क्यों सॉल्युबल होता है, तो इसका रिजल्ट ये निकल के आया, रिजल्ट ये निकल गया है कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में दो रीजनों से डिजोल्व होगा, एक तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, या ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है सॉल्यूट की एक तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे या उसके हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार पर, और दूसरा आता है टेम्परेचर। बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर दूसरा फैक्टर है, ये नंबर। अब देखिए टेम्परेचर क्या है, यानी सॉलिड सॉल्यूट की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर को बढ़ाने से वो सॉल्युबिलिटी उसकी घट भी सकती है और सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ भी सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है सॉल्यूट की नेचर क्या है। अब मान लीजिए कोई सॉल्यूट है, हम उसको सॉल्वेंट में डालें, उसकी नेचर है एनर्जी को रिलीज करने की, और जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डालने पर एनर्जी को रिलीज करता है उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डालने पर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को गेन करता है, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में एनर्जी बाहर निकलती है, एंडोथर्मिक एनर्जी अंदर की तरफ को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो अब वो देखिए टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी में क्या इफेक्ट है और कहाँ का इफेक्ट इसका पड़ता है। ठीक है, तो इस पे बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट हमने लिया, पोटेशियम नाइट्रेट कैसा सॉलिड, कैसा है सॉलिड। अब मैंने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए H2 मिलाना पड़ेगा, एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन, क्या बन गया एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और ये एनर्जी को क्या कर रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। दूसरे बात करते हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी सॉलिड है, ये कैसा सॉलिड, और इसमें जब एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं इसका, इसमें क्या नेचर आती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये करेगा पी, इसका भी क्या बना एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए पोटेशियम नाइट्रेट लिए हमने दो बर्तन लिए, एक में पोटेशियम नाइट्रेट डाला, दूसरे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला। अब दोनों में हमने क्या देखा, देखिए इसका टेम्परेचर भी बढ़ा है, इसका भी टेम्परेचर बढ़ा है। ये टेम्परेचर लासातली नियम से रिलेटेड है। लासातली नियम को एक बार आपको बता दूं, टेम्परेचर से रिलेटेड है, जब कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल दोनों सेम होते हैं, उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब क्योंकि हमें यहाँ टेम्परेचर की जरूरत है इसलिए टेम्परेचर की बात करते हैं। तो देखिए ये है साम्य, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये क्या है इसकी साम्य पोजीशन। तो ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड, फॉरवर्ड ये डायरेक्शन है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, और ये दोनों क्या है, एक साम्य कहते हैं, डायरेक्शन क्या है। तो देखिए जब हम ये वाला अब जो साम्य स्थिति क्या होती है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों कंसंट्रेशन सेम होते हैं, वो दोनों तरफ बराबर स्पीड से दोनों तरफ चलते रहते हैं। अब जब पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस बनने पे हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हीट को जब एब्जॉर्ब करेगा, तो हीट को एब्जॉर्ब करने पर वो कहलाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एंडोथर्मिक, ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये हीट को रिलीज कर रहा है, इसलिए ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। भाई एंडोथर्मिक में सीधे आता है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब करेगा
तो क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब देखो जब ये हीट को एब्जॉर्ब करा तो लास्ट नियम ये कहता है शाम्य उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी जिधर टेम्परेचर में कमी होती है। तो देखो शामी क्या है, अभी तो फॉरवर्ड बैकवर्ड चल रहा है। जब ये एक्वा सॉल्यूशन बना है, हीट उसने एब्जॉर्ब करी, हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट बढ़ेगी लेकिन टेम्परेचर उसका घटेगा। तो अब एंडोथर्मिक रिएक्शन आगे की ओर चल रही है, तो हमारा जो शामी है वो फॉरवर्ड चलेगा। जब फॉरवर्ड चलेगा तो सॉलिड से किसकी ओर लेकर जा रहा है, एक्वा सॉल्यूशन, तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, तो सॉलिड से एक्वा सॉल्यूशन की ओर जा रहा है। तो इसका ऐसी रिएक्शन जो एंडोथर्मिक है उसका टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा उस सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, सेकंड पर बात करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन बना है, ये क्या कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है, एनर्जी को निकाल रहा है साथ साथ। तो अब यहाँ क्या है, हीट इसकी घट रही है, टेम्परेचर बढ़ेगा, और लास्ट नियम ये कहता है शामी उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर क्या होती है, कमी होती है, यानी जो हमने फैक्टर उस पर लगाया वो कमी कर रहा है, तो सामने उधर ही जाएगा जिधर फैक्टर ने कमी करी और उसकी कमी को क्या करेगा, पूरी करेगा, उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। तब देखो इधर क्या है, हीट ये बाहर निकाल रहा है, हीट बाहर निकाल रहा है, यानी ऊष्मा को बाहर निकाल रहा है, एक्सोथर्मिक है। अब ये जब ऊष्मा को, हीट को बाहर निकाल रहा है, तो अब टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। यानी साम्य हमेशा ध्यान रखना, एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडोथर्मिक की ओर चलता है, और टेम्परेचर घटा दो तो वापस चल पड़ेगा। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर साम्य बैकवर्ड चलता है। तो अब ये बैकवर्ड चल रहा है क्योंकि टेम्परेचर कमी अब इसकी इधर है। ठीक है, तो अब ये साम्य बैकवर्ड की ओर चला, और बैकवर्ड की ओर चलेगा तो एक्वा सॉल्यूशन को भी किसमें चेंज कर रहा हो, सॉलिड में। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं। जो सॉल्यूट लिक्विड में मिलाने पर क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। और जो सॉल्यूट एक्वा सॉल्यूशन बनाने पर क्या करते हैं, हीट को रिलीज करते हैं, हीट को छोड़ते रहते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। क्योंकि ये फॉरवर्ड एक्वा सॉल्यूशन की ओर चलाएगा और ये बैकवर्ड सॉलिड की ओर चला रहा है, इसलिए सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। आपने देखा होगा कुकर में दाल जल्दी पक जाती है, डेली लाइफ हमारा एग्जाम्पल है। कुकर में दाल जल्दी पकती है, जब इसको खुले बर्तन बनाए तो देर में पकती है। रीजन क्या है, कुकर में क्या होता है, वेपर प्रेशर उसका बढ़ता है, क्योंकि हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, जल्दी गल जाएगी दाल। खुले बर्तन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्या करेगा, उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा, सॉल्युबिलिटी भी अपना घट जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ सॉल्यूट के सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट डालते हैं। तो घट भी सकती है, ध्यान रखना, बढ़ भी सकती है, एंडोथर्मिक में बढ़ेगी, एक्सोथर्मिक में घटेगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी की तरफ। एक बार सॉल्युबिलिटी फिर सॉल्व कर लेते हैं, इधर से लिख देंगे सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी हम यहाँ है, सॉल्वेंट को हम आज प्रूव कर देंगे कि किसी भी सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी अब हमें पता है कि सॉल्युबिलिटी है क्या, और अब हमसे ही पूछा है कि सॉल्यूट की जरा सॉल्युबिलिटी डिटरमाइन करना, इसको बताना जरा कितनी आएगी, तो हम उसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें सॉल्युबिलिटी कैसे हम उसको डिटरमाइन करेंगे, और सॉल्युबिलिटी एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या है, उसके बाद डिटरमाइन की तरफ चलते हैं, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो देखिए सॉल्युबिलिटी है कि एक बार बात करते हैं। इसमें हमने लिक्विड सॉल्वेंट लिया, क्या लिया इसमें, लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट भर लिया, और लिक्विड सॉल्वेंट में हमने क्या करा, इसका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कितना रखेंगे इसका, कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर एक तरीके से ये होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। एक कंटेनर में हमने लिक्विड सॉल्वेंट ले लिए,
और उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसको रख दिया। अब इसमें कोई सॉल्यूट मिलाएं, सॉलिड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट, और वो भी किसमें, ग्राम में मिलाएं। ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट मान लीजिए मैंने 1 लीटर ले लिया है, 100 ग्राम ले लिया, 100 ग्राम में भी ले सकते हैं या 1 लीटर में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्राम लेके चले हैं। तो अब देखिए सॉल्युबिलिटी इसी से निकल के आती है। सॉल्युबिलिटी अब है क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर पर लिक्विड सॉल्वेंट को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितने मैक्सिमम सॉल्यूट के अमाउंट उसमें क्या होगी, घोलनी पड़ेगी, वो उसके सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, यानी लिक्विड सॉल्वेंट कितने ले लिया हमने, 100 ग्राम ले लिया, कि हमने सॉल्वेंट कितना लिया, 100। अभी लिक्विड क्या एक तरीके से हम 1 लीटर ले लेते हैं। ठीक है, लिक्विड में ले रखा तो 1 लीटर आ जाएगा, 1 लीटर। इसको 100 ग्राम करते तो यहाँ फिर ये अलग चेंज हो जाता है। यानी क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे 1 लीटर सॉल्वेंट को सैचुरेटेड बनाने के लिए उसमें जितने भी हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में मिलाएंगे वो उस सॉल्यूट की क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो हुई सॉल्युबिलिटी, इसकी यूनिट होती है ग्राम पर लीटर या मोल पर लीटर होती है। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी को, ये जो सॉल्यूट हमने मिलाया है इसके अंदर, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर हमें सॉल्व करनी है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो इसे कहते हैं डिटरमाइनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो इसकी यूनिट क्या है, ग्राम पर लीटर या मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब देखिए डिटरमाइनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी, डिटरमाइन ऑफ सॉल्युबिलिटी। डिटरमाइन ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो डिटरमाइन ऑफ सॉल्युबिलिटी कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसको सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स। तो पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा हमें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा क्या करना पड़ेगा, वेपोराइज करना पड़ेगा उसको, वेपोराइज। और थर्ड में उसको कैलकुलेटेड करना पड़ेगा, कैलकुलेटेड। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड स्टेप हो जाएगा, ये थर्ड स्टेप हो जाएगा। तब डिटरमाइन करते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या करना है, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं इसको। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, और मिलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। थैंक यू वेरी मच, और ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।